गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टॉपिक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद अब हम आगे जो फर्दर अपने डेरिवेशंस हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहती हूँ कि जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको देखने के बाद कुछ गर्ल्स ने कहा कि मैम वो इंग्लिश में है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बेटा आप थोड़ा सा मेहनत करें, और जितने भी लेक्चर्स हैं मुझे नहीं लगता कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात कर रही हूँ। हाँ, लिखा हुआ ज़रूर इंग्लिश में है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करती हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे इन वीडियोस में काफ़ी एक गैप हो चुका है। तो इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फर्मी लेवल के बारे में, और उसकी जो पोजीशन है कि वो कहाँ स्थित होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने 3 डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, तो जिसमें कि आपको दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, जिसमें कि हमने पहले बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाती हैं। फिर उसके बाद हमने जब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर पाउली फंक्शन पढ़ा था, और एनर्जी जो फर्मी लेवल है जो हमने कहा कि ये रहा। ठीक है। डेंसिटी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होती है ग्रेटर देन टी पर। ठीक है। और इसके बाद हमने फर्मी लेवल की जो सिचुएशन है कि कहाँ पर वो स्थित होता है बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हमने बताया था कि बैलेंस बैंड के उच्चतम स्तर, संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर और चालन बैंड के जो निम्नतम स्तर है, उन दोनों के मध्य ये फर्मी लेवल स्थित होता है। अब इसके बाद हम इसी की कंटिन्यूटी में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट इन फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमें जो इलेक्ट्रॉन एक बार चालन बैंड में चले गए, यानी कंडक्शन बैंडिंग में जाने के बाद क्या होगा, पूरा बैंड उसके लिए फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करता है। ठीक है। तो अब इस चालन बैंड में उस इलेक्ट्रॉन की क्या क्या क्वांटम अवस्थाएं होंगी, तो उन क्वांटम अवस्थाओं की संख्या या उनके घनत्व निकालने के लिए हम इस वाले डेरिवेशन को कर रहे हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हम मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन को यूज़ करते हुए हमारे अवस्था घनत्व निकालेंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है तो क्या होता है, इजीली कहीं पर भी मूव कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू p²/2m होती है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हमने डी ब्रॉगली नियम पढ़ा है, तो अगर समवेग है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लैम्डा जो है वो क्या हो जाती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या है कि अगर वेवलेंथ है तो हम उसके लिए वेव फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, तरंग फलन, तरंग सदिश हम उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। तरंग सदिश क्या होता है कि तरंग संचरण की दिशा में एकांक लंबाई में जो कलांतर है वो हमारा तरंग सदिश कहलाता है, जिसको हम मैथमेटिकली k इज इक्वल टू 2π/λ के द्वारा देते हैं। तो तीनों इक्वेशंस को हमने 1, 2 और 3 द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज करते हुए, यानी कि k को लैम्डा में लिखा, और सेकंड इक्वेशन से हम लैम्डा को p की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने इन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये आती है कि k² इज इक्वल टू 2π² m/h²। अब वेव वेक्टर यानी तरंग सदिश जो है वो x, y और z दिशाओं में अपने अपने घटक रखता है। तो अगर मान लीजिए इसके घटक हैं kx, ky और kz, तो k² को हम क्या लिख सकते हैं, kx² + ky² + kz²।
इज इक्वल टू 8π²। यहाँ से ये हो गया। अब ये जो पूरी इक्वेशन नंबर 5 है ये हमें किसको बता रही है, एक स्फीयर की यानी गोले की समीकरण को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं अब कि के सदिश, जिसको हमने के स्पेस में डिफाइन मान लें, तो के स्पेस में किसी एक निश्चित एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी ई पर जो एक पृष्ठ के स्पेस में कांस्टेंट एनर्जी ई के लिए जो एक काल्पनिक पृष्ठ हम ये मान रहे हैं, इसको हम कहते हैं फर्मी स्पेस। क्या कहते हैं? फर्मी पृष्ठ कहते हैं। और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे चालन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जब हम के स्पेस में ये फर्मी स्पेस की इक्वेशन निकालते हैं तो वो किसकी आती है, एक स्फीयर की रेडियस, स्फीयर की इक्वेशन आती है और जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है। ठीक है, अब हमने किसको निकाल लिया, के स्पेस में एक गोले को हमने एक माना कि भाई गोला है जो कि फर्मी स्पेस है। ठीक है, अब हमें निकालना है घनत्व। तो घनत्व निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसा कि हमें पता है कि घनत्व की परिभाषा क्या होती है कि यदि हम टोटल आयतन में से एकल क्वांटम संख्या के आयतन का भाग दे दे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स निकल आएगी। तो अब हम आगे किसके लिए काम करेंगे, ये तो हमारे पास एक स्फीयर आ गया जिससे कि हम उस पूरे के पूरे जितनी भी क्वांटम अवस्थाएं हैं उन सब के लिए जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका आयतन निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो स्फीयर की इक्वेशन आई है इससे रेडियस की इक्वेशन आ गई और रेडियस की इक्वेशन से हम आगे किसको निकाल सकते हैं, आयतन को निकाल सकते हैं। तो अब हमारा आता है सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हमें निकालना है एकल क्वांटम अवस्था के लिए आयतन। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी इस इक्वेशन में हम एक आयताकार षटफलक की कल्पना करते हैं। मानते हैं कि एक आयताकार षटफलक है, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम है जिसकी जो साइड्स हैं वो LX, LY और LZ। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V = LX × LY × LZ हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये लेंथ्स हैं LX, LY, LZ, इन पर हम यूज़ करते हैं हमारे सीमा बंधन नियम। अब सीमा बंधन नियम के कारण क्या होगा कि x डायरेक्शन में जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी LX/N1, y डायरेक्शन में लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी LY/N2 और z डायरेक्शन में लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी LZ/N3। जहाँ पर कि N1, N2, N3 जो है इनको हम सिंपल इंटीजर मान रहे हैं, इन पर हम कोई भी कंडीशन नहीं डालते हैं। अब हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग kx, ky और kz की वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम N1, N2, N3 में अगर हम चेंजेस एकांक ले लें कि हम N1, N2, N3 की वैल्यूज जो हैं को हम सिंगल चेंज करें यानी एक एक यूनिट का चेंज करें तो उसके बाद हमारे kx, ky, kz में अंतर कितना हो जाएगा, डेल्टा kx, डेल्टा ky, डेल्टा kz। अब इनको हम सिंपली जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू आती है जिसे कि हमने इक्वेशन नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये प्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ वन क्वांटम स्टेट यानी कि एक क्वांटम अवस्था के आयतन को। दोनों चीजें निकल गई। जो पिछली हमारी स्लाइड थी जिसमें यहाँ पर हमने पूरी कुल क्वांटम अवस्थाओं के लिए रेडियस निकाल लिया था, इस वाले में हमने एकल क्वांटम अवस्था के लिए निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं अप टू एनर्जी E यानी कि एनर्जी E के लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड से हमने रेडियस निकाली थी उससे हमने यहाँ पर आयतन निकाल लिया,
गोले का, स्फीयर का आयतन डिवाइडेड बाय एक क्वांटम स्टेट का आयतन। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स आए, लेकिन हमें पता है कि हर एक क्वांटम स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन वो भी विपरीत चक्रण वाले होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। एक ही क्वांटम अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 9, जिसमें कि 8π/3 2m(e⁻³ h³ भी हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर यदि हम यूनिट वॉल्यूम के लिए, यानी कि वॉल्यूम में चेंज हम यूनिट लें कि एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए, यदि हम स्टेट्स को निकालें तो इसका हम अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो dn इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर हमने एनर्जी के लिए अवकलन कर दिया, और एनर्जी का अवकलन करने के बाद अगर डी को हम यहाँ नीचे ले लें तो हमारे पास dn/dt इज इक्वल टू ये निकल आता है, और जो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, यानी ये जो फंक्शन है dn/dt, उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और जिसको कि हम SE के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन था। पहले हमने एक पूरे फर्मी पृष्ठ की इक्वेशन निकाली जो हमें स्फीयर की मिली, उसके बाद हमने एकल क्वांटम स्टेट के लिए एक आयताकार षटफलक की कल्पना की, और उसके बाद हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपके डाउट्स वगैरह, मैंने बहुत कोशिश की है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें तो और अच्छा कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे डेरिवेशंस के ऊपर हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को इस वीडियो के बाद फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स हैं मैं उसी के बिहाफ पर बनाऊंगी कि अगर आपको ये डेरिवेशन इस तरीके से समझ में आ गया है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा पैटर्न चेंज करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।